मुझे घूमना था, मुझे देखना था, मुझे पढ़ना था, लेकिन शायद उससे बाइकॉट कर दिया गया। और ये मेरे ही साथ नहीं, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये मेरे साथ हज़ारों लाखों लड़कियों की कहानी है। तब मुझे एक गौरव महसूस होता है। और आज वही जो रिश्तेदार थे, वो जो 4 लोग थे जो रोक रहे थे, आज वो बहुत ही गर्व से कहते हैं कि वो मेरी बेटी है, वो मेरे रिश्तेदार हैं। तो इसके बीच में ये संघर्ष बहुत छोटा नहीं रहा। शुरू से मैं बहुत विरोधी नेचर कह सकते हैं, विद्रोही नेचर कह सकते हैं, कि मुझे ये था कि मैं खुद के लिए लड़ूंगी, मैं अपनी लड़ाई मैं खुद के लिए लड़ूंगी। मैं दूसरों के लिए तो बाद में जो करना होगा मुझे वो करूंगी, लेकिन पहले मुझे अपनी लड़ाई लड़नी है। लेकिन मायके में वो चीज़ें हो ही नहीं पाई, और जैसे लड़की बलि चढ़ती है उसी तरह पितृसत्ता की बलि मैं भी चढ़ी। जो मेरी अपनी एक यात्रा रही है, एक नए जीवन से और इस नौकरी तक की सफ़र रहा, क्योंकि नौकरी में एक अच्छा मुकाम भी हासिल किया, बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिली। पर उसके दौरान जो एक लड़की का संघर्ष होता है, मुख्य रूप से मैं भी एक क्षत्रिय परिवार से रही हूँ, और जहाँ पे पितृसत्ता पूरी तरह ये कहती हो, नहीं लड़की की शादी जल्दी कर देना है क्योंकि समाज के लोग क्या कहेंगे, कहीं इधर उधर बहक गई। तो वही मेरे घर पे भी रहा। मेरी ग्रैंड मदर थी, तो उनका शुरू से ये था, नहीं घर की बड़ी बेटी है, जल्दी शादी कर देते हैं, क्योंकि और भी बेटियां हैं, और बस अब इंटर तो कर लिया, बहुत पढ़ाई कर ली। लेकिन चूंकि मुझे ये शुरू से था कि मुझे कुछ करना है, और मेरी बड़ी शिकायत भी रही मेरी शादी के दौरान। जैसे एक बेटी होती है कि अपने माता पिता से गले लग के जब वो विदाई के समय रोती है, तो मुझसे वो नहीं हो पाया। चाहे मैं शुरू से ही बहुत एक ऐसे नेचर की थी जहाँ मुझे लड़ना, खेलना, घूमना, ये सब चीज़ें पसंद थी। पढ़ने का बहुत शौक़ था। हाई स्कूल में जब लोग बहुत मुश्किलन पास होते थे, तब मैंने अपने स्कूल में टॉप किया था। तो एक होता है कि किताबी दुनिया से प्यार, बाहर की दुनिया से प्यार, वो मुझे बहुत ज़्यादा था। मुझे घूमना था, मुझे देखना था, मुझे पढ़ना था, लेकिन शायद उससे बाइकॉट कर दिया गया। और ये मेरे ही साथ नहीं, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये मेरे साथ हज़ारों लाखों लड़कियों की कहानी है। मेरा ये सौभाग्य है कि कुछ अच्छा करके, क्योंकि शुरू से मैं बहुत विरोधी नेचर कह सकते हैं, विद्रोही नेचर कह सकते हैं, कि मुझे ये था कि मैं खुद के लिए लड़ूंगी, मैं अपनी लड़ाई मैं खुद के लिए लड़ूंगी। मैं दूसरों के लिए तो बाद में जो करना होगा मुझे वो करूंगी, लेकिन पहले मुझे अपनी लड़ाई लड़नी है। लेकिन मायके में वो चीज़ें हो ही नहीं पाई, और जैसे लड़की बलि चढ़ती है उसी तरह पितृसत्ता की बलि मैं भी चढ़ी, और मेरी शादी कर दी गई। लेकिन जब मैं शादी करके एक नए परिवार में आती हूँ, तो वहाँ भी मेरे साथ एक चुनौती थी। बहुत कम उम्र में, इंटर के बाद, जहाँ आप एक महज 18 साल की उम्र हो, एक नए परिवार को समझना, और जहाँ आपके दिमाग में सिर्फ अल्हड़पन चलता हो। लेकिन वहाँ के परिवार को समझना थोड़ा सा सही रहा, क्योंकि वहाँ कुछ विचारधारा ऐसी थी जो समझ रहे थे लोग मुझे क्या करना चाहिए। किसी चीज़ पे रोक टोक नहीं किया, और रोक टोक करने के बावजूद भी मैंने ये बिल्कुल ठान लिया था कि अगर वो करते भी तो मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, और मुझे पढ़ना है, और मुझे कुछ करना है। इसी के दौरान मेरा एक दुर्भाग्य भी कह सकते हैं, एक लड़की का जो कम उम्र में शादी हुई थी उसका दुर्भाग्य था। पर अगर मैं एक बहू और एक माँ के जरिए से देखती हूँ, तो वो मेरा सौभाग्य था। मैं प्रेगनेंसी कंसीव करती हूँ, और मैंने एक बेटी को जन्म दिया, और उसके 3 साल उसकी देखरेख करती रही, परिवार की देखरेख करती रही, बड़ी अच्छी बहू बनी रही। दूसरे बच्चे को जन्म देती हूँ, और उस समय मुझे ये लगा कि अब मैंने परिवार भी कंप्लीट कर लिया है। जो मेरी पारिवारिक जिम्मेदारी थी, वो भी मुझे, जो एक सिखाया जाता है बेटी को बचपन से कि नहीं तुम्हें अपना परिवार पूरा करना है, उसके बाद मुझे अचानक लगा नहीं, मैं सिर्फ इसमें सिमट के रह जाऊंगी। मेरी अपनी आइडेंटिटी क्या है? मैं किसी की पत्नी और किसी की बेटी नहीं बन के रहना चाहती हूँ। मेरी अपनी खुद की आइडेंटिटी, मेरी अपनी पहचान होनी चाहिए। मेरा अस्तित्व मुझे खोता हुआ बिल्कुल दिख रहा था, और मैंने अपने परिवार में बात की, क्योंकि कोई भी चीज़ मैं कभी ये नहीं चाहती थी कि चोरी से करूँ, किसी से छिपा के करूँ।
मैंने उनके सामने ये बात रखी कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और मैं रेगुलर ही पढ़ाई करूँगी। ऐसा नहीं है कि आप मेरा फॉर्म भरवा दें और मैं घर में एग्ज़ाम दूँ या वहाँ जाके एग्ज़ाम दूँ, इस तरह से नहीं। मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया, MSW किया और लॉ किया। उसके दौरान ऐसे फॉर्म आते गए और मैं कहीं ना कहीं अप्लाई कर रही थी। कई बार पढ़ाई के दौरान मुझे ये भी सुनने को मिला, मेरे ही परिवार के लोग, मेरे ही जो बहुत नज़दीकी रिश्तेदार हो, चाहे मेरे मामा हो या चाचा हो, मेरे ससुराल जनों को तंज कस रहे हैं कि अरे बहू को पढ़ा रहे हैं, देखते क्या मिलता है पढ़ा लिखा के इनको, ये सारी चीज़ें हैं। और चूँकि मेरी ये पढ़ाई की जर्नी रही और 2016 में महिला कल्याण विभाग में वैकेंसी आई और मैंने अप्लाई किया, जिसमें मैं वन स्टॉप सेंटर पे इंचार्ज के पद पे रही। और मेरी मेहनत और जो लगन थी वो मुझे शुरू से था कि मुझे करना है। और मैं आज वन स्टॉप सेंटर लखनऊ में जो कर पा रही हूँ वो इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने उस चीज़ को झेला है। मैं वो पैट्रियार्की से ग्रसित जो महिलाएं होती हैं, खुद को अपने आप को कैसे बाहर निकालती हैं, वो बहुत संघर्षपूर्ण होता है। क्योंकि हर जगह हर एक दूसरा व्यक्ति, और खासकर वो आपको जो बहुत करीबी होता है, हमें वो 4 लोग, हमें बाहर वाले सड़क के बाहर के लोग नहीं होते हैं, वो हमारे घर के ही होते हैं। कभी हमारी माँ होती हैं, कभी हमारे पिता होते हैं, हमारी दादी होती हैं, हमारे मामा होते हैं, हमारे चाचा। इस पढ़ाई जो ये मेरी जर्नी रही, ग्रेजुएशन से लेके MSW और लॉ तक की, इतनी चीज़ें सुनने को मिली, इतने ताने सुनने को मिले, इतनी सारी चीज़ें। और जब 2018 में राष्ट्रपति पुरस्कार मेरे कार्य के ही दौरान मुझे मिला और उसके बाद बहुत सारे CM से भी मिला, छोटे विभागीय भी बहुत सारे जगह मेरी प्रशंसा हुई और काम मेरा बहुत अच्छा रहा। वन स्टॉप सेंटर एक देश का मॉडल सेंटर माना जाता है, लोग इसको देखते हैं और इसको अपनाते हैं कि ऐसे ही उनके ज़िले में, ऐसे ही उनके स्टेट में होना चाहिए। तब मुझे एक गौरव महसूस होता है। और आज वही जो रिश्तेदार थे, वो जो 4 लोग थे जो रोक रहे थे, आज वो बहुत ही गर्व से कहते हैं कि वो मेरी बेटी है, वो मेरी रिश्तेदार हैं। तो इसके बीच में ये संघर्ष बहुत छोटा नहीं रहा, ये करीब 20 सालों की जर्नी रही है, जो बहुत कुछ सुनने को मिला है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो लोग आपको सुनाते हैं वो आपको मजबूत करते हैं, अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। तो मैंने उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया और मैं बहुत मजबूत बनती गई। यानी कि जहाँ पे लग रहा था कि थोड़े से ये हो जाऊंगी, नहीं नहीं, मुझे उनको ऐसा करके दिखाना भी है और मुझे अपनी पहचान बनानी है। तो उनकी बातें, उनके ताने, उनकी सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं मजबूत करती गई। इस सफ़र में जो भूमिका रही वो मेरी सासू माँ की बहुत अच्छी रही। जहाँ पे हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि मेरी सास ने मुझे पढ़ने से मना किया, मेरी सास ने मुझे रोका, पर चूँकि मैं अपनी सासू माँ को अम्मा कहती थी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसी से संबोधित करके ये बात कहूँ। और अम्मा हमेशा यही कहती थी कि तुम खुद को बनाओ, खुद आगे बढ़ो, तुम किसी के भरोसे ना रहो। तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, मैं दूंगी, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, हम लोग मिल के करेंगे, लेकिन खुद को आगे बढ़ाओ, परिवार के साथ साथ खुद स्टैंड लो। तो अम्मा की जो चीज़ें थी कि खुद को बनाओ, उस बनाओ के पीछे मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं वो ये चाहती थी कि मैं बहुत मजबूत बनूं और अपनी आइडेंटिटी बनाऊं। इसी तरह अम्मा के साथ साथ हमारे पति, जब मैंने उनसे बात की पढ़ाई के लिए, तो उन्होंने बहुत खुशी खुशी वो खुद फॉर्म लेके आए, खुद मुझे कॉलेज लेके जाना, एडमिशन कराना, एग्ज़ाम टाइम में पूरा सपोर्ट करना। जैसे होता है कि लोग कहते हैं अरे पति रसोई में कैसे जाएगा, पर शायद मेरे ससुराल में ये चीज़ें नहीं रही। मेरे पति ने पूरा सपोर्ट किया और वो खुद खाना बनाते थे, मैं पढ़ती थी, वो बच्चों की केयर करते थे, मैं पढ़ती थी। तो ये हम, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे उस घर में ये समझ में आया कि मेरी शादी तो हुई, लेकिन मुझे शायद पति नहीं, मुझे जीवन साथी मिला। और वो एक बहुत अच्छी चीज़ रही कि जब हमें जीवन साथी मिलता है तो वो हमारे सुख दुख और हमारी इच्छाएं क्या हैं वो हमसे पूछता है, और उन इच्छाओं को हम दोनों एक दूसरे के पूरा करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ पर कई बार ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम के दौरान मैं बीमार हो गई, लेकिन हस्बैंड ने कहा नहीं, तुम उठो और
डॉक्टर को दिखाओ, पढ़ाई करो, पढ़ाई पढ़ाई बीच में तुम्हें ब्रेक नहीं करना। मुझे याद आ रहा है इंटर्नशिप के दौरान जब मैं लोगों ने कहा कि अरे कहीं से सर्टिफिकेट बनवा देते हैं, क्या ज़रूरत है कहीं जाके। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, तुम फील्ड में जाओगी और सीखोगी। और उस टाइम मैंने बनारस में डॉक्टर लेनिन के अंडर में अपनी इंटर्नशिप की। और सोचिए, मैं अपने बच्चों को छोड़ के और 6 महीने में वहीं बनारस में ही रही और वहाँ सीखा। तो मुझे वो चीज़ें जो सीखने को मिली, मेरे पति कह भी सकते थे नहीं, कहीं से भी सर्टिफिकेट अगर बनाना है तो हम बनवा सकते हैं, और होता भी है। लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे चोरी करना नहीं सिखाया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ रही कि नहीं, ये उनकी प्राथमिकता नहीं रही कि नहीं तुम घर पे ही समय दो, अपनी पढ़ाई के साथ चोरी करो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ रही। और उस जो वो 6 महीने का पीरियड था, वो मेरे सीखने के लिए बिल्कुल नया था, लेकिन मेरे सीखने के लिए इतना ज़्यादा रहा और जो मेरी नौकरी में बहुत काम आया। तो हम ये कह सकते हैं, अगर एक अच्छा परिवार है, अच्छा जीवन साथी है, तो ये सिर्फ अर्चना ही नहीं, ये हर एक महिला कर सकती है। बस परिवार के साथ साथ हमारी भी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, हमारा भी दृढ़ संकल्प मजबूत होना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक कहावत कही गई है कि जो बेवाई फटती है एड़ी में, तो उसका दर्द वही महसूस कर सकता है जिसने उस दर्द को झेला है। आप सामान्य तरीके से नहीं समझ सकते हैं। तो जब वन स्टॉप सेंटर में आज तक मैंने 10,000 केसेस देखे हैं, और उसमें मैं बता दूं, कम से कम नहीं तो 50 से 60 ऐसी महिलाएं हैं जिनको मैंने खुद प्रमोट किया। क्योंकि जब वो ये कहती हैं कि परिवार है, मैं कैसे पढ़ सकती हूँ, 50 से 60 महिलाओं ने पढ़ाई अपनी शुरू की है। और हमारे यहाँ जो स्टाफ है, जो हमारे उसमें काम कर रहा वन स्टॉप सेंटर में, उसमें जो भी महिलाएं ग्रेजुएशन की है, मैं उनको ये जरूर कहती हूँ कि भाई, जरूरी नहीं है हम नौकरी करें, लेकिन ये जरूरी है हम एक अच्छी और उच्च शिक्षा लें, एक प्रोफेशनल डिग्री हमारे पास होनी चाहिए। तो मैं उनको जरूर प्रमोट करती हूँ कि आप लॉ करिए, क्योंकि कुछ नहीं है अगर हम लॉ करके कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरा ये मानना है, नथिंग कर रहे हैं, तो भी हम अपने अधिकारों के बारे में जान रहे हैं और हम दूसरे को उससे सजग कर सकते हैं। और ये रहा कि केसेस को आप इसी से समझ सकते हैं कि वन स्टॉप सेंटर नंबर 1 क्यों है, क्योंकि उसमें जितनी भी महिलाएं काम कर रही हैं वो बहुत मेहनत से कर रही हैं, और कहीं ना कहीं वो किसी न किसी ऐसे संघर्षशील ही महिलाएं रही हैं जो इस फील्ड में आई हैं। और मेरा मानना है कि मैं तभी उनके साथ बहुत मन से काम कर सकती हूँ जब कुछ ना कुछ मैंने भी पीछे देखा है ऐसी चीज़ें, या मैं उसे महसूस कर रही हूँ, मैं बहुत संवेदनशील हूँ, तभी मैं उनके साथ पूरी मेहनत से जुटी रहती हूँ। क्योंकि हमारे पास कोई भी एक केस आता है तो मुझे ये लगता है कि उस महिला के हित में हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, और उसको हम इतना मजबूत बनाए कि वो खुद के साथ साथ दूसरों की भी मदद कर सके, उसकी बैसाखी बन के ना रहे, उसको हम एकदम मजबूत बनाएं और आत्मनिर्भर बनाएं। और मैं इसी के साथ साथ सभी को, हमारी जितनी आधी आबादी है और उनके साथ जो हमारे जैसे जीवन साथी हैं, वो जीवन साथी सिर्फ पति के रूप में ही नहीं होते हैं, वो पिता के रूप में भी होते हैं, वो भाई के रूप में भी होते हैं। तो मैं तो उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हमारे घर की अगर बेटियां हैं तो उनको हम बराबरी का दर्जा दें, सबसे पहली बात। और जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि बराबरी का दर्जा दे रहे हैं, उनको सब कुछ मिल जाएगा। और उसके साथ साथ जो हमारी आधी आबादी है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि हम अपनी चीज़ों को, अपनी महत्वाकांक्षी जो हमारे मन में महत्वाकांक्षा पल रही है, उसे दबाएं नहीं। अगर मेरे अंदर कोई ऐसी इच्छा है, हम करना चाहते हैं, तो उसे हम एक बार परिवार में बात करें, उनसे कहें, और अगर हमें कुछ ऐसी जगह मिल रही है तो हम ज़रूर उससे जुड़ें और अपनी बात कहें। हमें चुप नहीं रहना चाहिए, हमें बात तो ज़रूर करनी चाहिए, वो चाहे अपने बारे में हो या किसी और के बारे में हो। और सबसे बड़ी बात है कि हर एक महिला को अपने स्वयं के अस्तित्व की पहचान करनी चाहिए। हमारी पहचान हमारे नाम से होनी चाहिए, ना कि हमारे पिता और पति के नाम से होनी चाहिए।